सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ये कब की बात करेंगे हम? 19th सेंचुरी की। इससे पहले कौन सी सेंचुरी पढ़ी थी? 18th सेंचुरी। अब पढ़ेंगे हम, बात करेंगे 19th सेंचुरी की। ठीक है, तो ये बात करेंगे। अब सबसे पहला हेडिंग दो आप, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सोसाइटी इन 19th सेंचुरी। तो जो 19th सेंचुरी थी उस समय हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स थी? तो इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम होगी वुमेन, विमेन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। दूसरी कौन सी होगी? रिलीजन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलीजन वाली प्रॉब्लम्स होंगी। फिर कास्ट वाली होगी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, और लास्ट वाली एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये 19th सेंचुरी की प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन एसोसिएटेड, रिलीजन, कास्ट और एजुकेशन सिस्टम। तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इनके क्या क्या सॉल्यूशन किए गए, वही सारा हमने पढ़ना है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो पहला ये लिखो कि वुमेन एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स थी। ये तो आपको खुद पता होगा, वुमेन्स के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। पहली क्या है? फीमेल इनफेंटिसाइड, फीमेल इनफेंटिसाइड। ये क्या होता है? हाँ, जब बच्चियां पैदा होती थी तो ये मार दिया जाता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? नो वुमेन एजुकेशन। तीसरा पॉइंट क्या होगा? डाउरी। ठीक है, नो वुमेन एजुकेशन, फिर क्या होगा? डाउरी होगा, फिर सती सिस्टम होगा, ठीक है, पर्दा होगा, ठीक है, और पॉलीगैमी होगा। पॉलीगैमी पता है क्या होता है आपको? एक बंदे की बड़ी सारी वाइफ्स, मल्टीपल वाइफ्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लो, नो विडो रीमैरिज अलाउड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड थी? वुमेन, वुमेन्स के रिलेटेड। कौन कौन सी? फीमेल इनफेंटिसाइड, नो वुमेन एजुकेशन, डाउरी, पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, नो विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। और बाकी प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे, वो भी अगर लिख सकना है, लिखना है तो लिख लो, नो प्रॉपर्टी राइट्स। ये सारी प्रॉब्लम थी हमारे वुमेन एसोसिएटेड, कब? 19th सेंचुरी में। अब प्रॉब्लम आ जाओ, रिलीजन में क्या प्रॉब्लम थी, रिलीजन के एसोसिएटेड इधर क्या प्रॉब्लम हुई थी? पहला क्या है? पॉलीथीज्म, POLYTHEISM। पॉलीथीज्म क्या होता है? कि वर्शिपिंग मल्टीपल गॉड्स, ये मतलब होता है पॉलीथीज्म का। ये प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या है? डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस बुक्स। कुछ रिलीजन तो है ही ना किताबों पे बेस, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो किताबों पे ही, ठीक है ना। डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस बुक्स, दूसरा पॉइंट। तीसरा, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास, पंडित मौलवी वगैरह, डोमिनेंस ऑफ आइडियल, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास मैं बोल रहा हूं। और फोर्थ पॉइंट क्या है? आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा भी होती थी। चल गई प्रॉब्लम्स पता। रिलीजन में क्या थी? पॉलीथीज्म था, डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस बुक्स, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास, आइडियल वर्शिप, और लास्ट वाला लिखना है तो लिख लो, सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक, वही ब्लैक मैजिक ही तांत्रिक विद्या वगैरह आप बोल सकते हो, लेकिन तंत्र अच्छी चीज है, ठीक है। तंत्र सही इस्तेमाल। अब आ जाओ, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या थी?
कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगा? रिजिड होगा कास्ट सिस्टम। दूसरा क्या होगा? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड क्या होगा? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ये तीन प्रॉब्लम्स हैं हमारी कास्ट में। उसके बाद आ जाओ एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर आपको प्रॉब्लम्स पता हो ना पेपर में तो आप सोल्यूशन खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए पहले। तो एजुकेशन कैसी थी हमारी? ट्रेडिशनल एजुकेशन थी। फोकस ऑन रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स एंड लॉजिक। फोकस ऑन रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स एंड लॉजिक। नो नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि एजुकेशन वाज नॉट अवेलेबल टू वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। तो जो एजुकेशन थी वो वुमेन्स के लिए नहीं थी और जो लोअर सेक्शन की सोसाइटी की उनके लिए भी नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हमारी। सेकंड आप टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। तो किस टाइप की थी? एक थी रिफॉर्मिस्ट और दूसरी थी रिवाइवलिस्ट, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें, जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं वो फोकस किस पे करते हैं? रीजन पे, रैशनलिज्म पे, लॉजिक पे, इन चीजों पे ये ठीक करनी होती है और जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना होता है। और जो रिवाइवलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो हमारा पास्ट है उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखनी है, तो लिख लो, इनका लिखना है। रिफॉर्मिस्ट लिख लो, फोकस ऑन रीजन एंड रैशनलिज्म। फोकस ऑन रीजन एंड रैशनलिज्म। इसके नीचे 2-3 पॉइंट लिख लो। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, बिलीव्स इन मॉडर्निटी। और एग्जांपल्स आ गई इसकी ब्रह्मो समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये छोटी सी एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट एग्जांपल थी रिफॉर्मिस्ट ग्रुप की। दूसरा ग्रुप क्या है? रिवाइवलिस्ट। इसमें क्या लिखना है आपको कि फोकस्ड मोर ऑन ग्लोरिफाइड पास्ट देन रीजन। फोकस्ड मोर ऑन ग्लोरिफाइड पास्ट देन रीजन। दूसरा पॉइंट, वांटेड टू ब्रिंग बैक बेस्ट पास्ट वैल्यूज इन प्रेजेंट। वांटेड टू ब्रिंग बैक बेस्ट पास्ट वैल्यूज इन प्रेजेंट। एग्जाम्पल आ गई आर्य समाज और दियोबंद मूवमेंट। आर्य समाज और दूसरी दियोबंद, DEOBAND मूवमेंट। तो लास्ट लाइन कंक्लूजन लिख लो इनकी कि बोथ द ग्रुप्स वांटेड रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी बाय देयर वेज में डिफर। चाहते दोनों क्या थे? रिफॉर्म्स, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं क्या? रेनेसेंस। तो जो ये रिफॉर्म्स हुए इन बंदों ने किए, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट ने, तो इनको बोला जाता है इंडियन रेनेसेंस।
ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक लिखो, इंडियन रेनेसेंस लिखो, ऐसे लिखो ना इंडियन, फिर लिखो रेनेसेंस, फिर इसको ऐसे सर्कल मारो, इसकी मैं 3-4 पॉइंट बता दूंगा आपको, कि अगर आपको पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ जो हमारी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी ये, इसको रेनेसेंस बोल सकते हैं, तो एक ऐसे करो, तो फिर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। लिखो इंडियन रेनेसेंस, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये चीजें हुई थी इधर, ये आगे आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ये शॉर्टकट किया क्या आपको रिवाइज करना हो पेपर में। दूसरा, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन, इधर लिख दो कि स्प्रेड हुआ था वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन का, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये 3 पॉइंट हो गए इंडियन रेनेसेंस के, ठीक है। फोर्थ लिखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, और 5वां पॉइंट लिख लो, इरेडिकेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इविल्स, इसमें एग्जांपल दे देना सती सिस्टम, ठीक है, ये वगैरह। सती सिस्टम, प्रिजर्व वुमेन्स राइट्स एटसेट्रा, तो ये 5 पॉइंट इनफ है आपके लिए, ठीक है। कि अगर कंपैरिजन करने के लिए अगर बोल दिया गया क्वेश्चन में कि वेस्टर्न रेनेसेंस वर्सेस इंडियन रेनेसेंस, तो हमारे 5 पॉइंट ये। आप प्रेस की भी एग्जांपल दे सकते हो, बड़े सारे हमारे न्यूज़पेपर होंगे, उनकी एग्जांपल दे देना, ठीक है, बंगाल गैजेट वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। और क्या बताया मैंने, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो इंडो गोथिक स्टाइल पढ़ा हमने, और बड़ी सारी चीजें पढ़ी, वो एग्जांपल्स हो गई। इरेडिकेशन ऑफ सती सिस्टम, ये आप एक्ट लिख सकते हो 1828 का, वो एवोल्यूशन ऑफ सती वगैरह, वो सारा सिस्टम। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है हमारा, पहला है आएगा, अब हम हर रिलीजन में देखेंगे, पहले हिंदुइज्म में देखेंगे, फिर इस्लाम में, सिख और पारसी। तो पहले लिखो रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, इसमें ईस्ट इंडिया भी आएगा, वेस्ट इंडिया भी आएगा, साउथ इंडिया भी आएगा, और पैन इंडिया लेवल पे भी आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया से। ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल वाली साइड से। तो पहला बंदा लिखो, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, टाइम पीरियड 1772 से 1833 तक। इनके मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम सीधा वो नहीं लिखेंगे ब्रह्मो समाज, क्योंकि वो और बड़ा कुछ है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय का टाइम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एडवोकेटेड मोनोथिज्म। तो राजा राम मोहन रॉय क्या एडवोकेट करते थे, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है, वर्शिपिंग वन गॉड, ये मतलब पता होना चाहिए इसका, ठीक है। एडवोकेट मोनोथिज्म। अब राजा राम मोहन रॉय कहां से इंफ्लुएंस हुए थे, ये पता है आपको, उपनिषद से, वेदांता फिलॉसफी से। वेदांता फिलॉसफी किसकी है, रामानुजाचार्य, वो दूसरे कौन से, शंकराचार्य, शंकराचार्य ने दी थी, ठीक है, वेदांता फिलॉसफी, तो उधर से इन्फ्लुएंस थे। तो लिख लो इनको, इन्फ्लुएंस बाय वेदा प्लस उपनिषद। दूसरा इनका जो मेन पॉइंट है, फोकस किस पे करते थे, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। ये दूसरा पॉइंट लिखो इनके बारे में, मॉडर्न साइंटिफिक
अप्रोच। तीसरा पॉइंट लिखो, ही प्रीच्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। और फोर्थ पॉइंट लिखो, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। ये अभी मैंने बिल्कुल इनके बारे में थोड़ा सा बताया कि इनका असल में क्या था। असल में क्या था कि मोनोथिज्म, साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी सबसे ऊपर रहनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अब लिखो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। देखो, इन 1809 ही रोट ए बुक जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, GIFT, गिफ्ट टू, गिफ्ट ऑफ नहीं, टू है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, MONOTHEIST, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, फिर लिखो इन 1820 he wrote a book जिसका नाम है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, PRECEPT, प्रिसेप्ट टू जीसस। ये भी टू जीसस है यार, मैं ऑफ बुक क्यों बोल रहा हूँ, प्रिसेप्ट टू जीसस। देखो, जो क्रिश्चियनिटी उनकी किताब कौन सी है, बाइबल, लेकिन दो पार्ट है उसकी, एक न्यू टेस्टामेंट और एक ओल्ड टेस्टामेंट। एक ओल्ड वाली पुरानी जो बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, दूसरी साइड जाओगे गिर जाओगे, एक है न्यू टेस्टामेंट। तो इन्होंने एक किस पे कमेंट्री दी है, न्यू टेस्टामेंट, जो नई किताब थी क्रिश्चियन, उस पे अपनी कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन मतलब, तो वो किताब है ये क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, ये सिंगल वर्शिपिंग वाला कंसेप्ट है। ठीक है, देखो इन 1815 ही फाउंडेड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा क्या है, आत्मीय सभा, ATMIYA, आत्मीय सभा। इसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जहां ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स टू डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ मोनोथिज्म। तो याद रखना, आत्मीय सभा क्या थी, एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, टू डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ मोनोथिज्म। नेक्स्ट लिखो, इन 1817 he helped David Harry, HARE, to open Hindu college that was an English school where mechanics plus Voltaire's philosophy was taught there. मैकेनिक्स क्या होती है, फिजिक्स वगैरह ये चीजें, और वोलाटाइर की फिलॉसफी उधर करवाई जाती थी। ठीक है, इन 1818 he started एंटी सती कैंपेन। In 1825 he established वेदांता कॉलेज, इन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया था। ठीक है, वेयर इंडियन लर्निंग प्लस वेस्टर्न साइंस टॉट। इन 1828 ब्रह्मो सभा, या आप ब्रह्मो समाज भी लिख सकते हो उसको, वो बाद में बना था लेकिन लिख लो। ठीक है, ब्रह्मो समाज इन 1828 ब्रह्मो सभा एस्टैब्लिश्ड। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रॉयज आइडियाज। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे ब्रह्मो सभा के, जो आइडियाज है रॉयज के, राजा राम मोहन रॉयज के, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। लिखो फिर
1829 गवर्नमेंट रेगुलेशन टू बैन सती। और इसके नीचे लिख दो फर्स्ट बैन इन बंगाल थ्रू बंगाल रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट लिखो थॉट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इसके थॉट्स लिखने हैं जो पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो फैक्ट थे सिर्फ कि कब उसने वेदांता कॉलेज बनाया, कब वो बना। मेन थॉट्स है। पहला लिखो रिफॉर्म्स, इसके आगे लिखो मोनोथिज्म, अपोज्ड पॉलीथिज्म प्लस अपोज्ड आइडियल वर्शिप। ये आगे पहला थॉट। पहला पॉइंट है रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे इसने, इसके आगे ऐसे करके लिख दो क्या क्या किया इसने। अपोज्ड पॉलीथिज्म, अपोज्ड आइडियल वर्शिप, और तीसरा अपोज्ड इनकारनेशन। इनकारनेशन पता क्या होते हैं, अवतार। तीन चीजों को इसने अपोज किया। दूसरा पॉइंट, नो स्क्रिप्चर कैन बी अल्टीमेट अथॉरिटी। स्क्रिप्चर कैन बी अल्टीमेट अथॉरिटी। जो स्क्रिप्चर लिखे गए हैं वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नो क्लियर स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, फिर आ जाओ एजुकेशन। एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लाए इसने। ही प्रमोटेड वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है, ही प्रमोटेड वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन। एग्जाम्पल आ गई वही हिंदू कॉलेज प्लस वेदांता कॉलेज। दूसरा पॉइंट एजुकेशन में, ही ऑल्सो रोड बंगाली ग्रामर बुक दैट वाज इन ए प्रोज स्टाइल। थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये पता है आपको राजा राम मोहन रॉय को कम से कम 10 से 12 लैंग्वेज का नॉलेज था। इसमें लिख लो एग्जांपल, अरेबिक, इंग्लिश, संस्कृत, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच, पर्शियन। ठीक है, फिर लिखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहला, अपोज्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन टैक्स फ्री लैंड। तीसरा, अबॉलिशन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
नेक्स्ट लिखो पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी। पहली डिमांड थी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इसका मतलब पता चला आपको कुछ? पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था जो, उसके पास दोनों पावर्स होती थी, एग्जीक्यूटिव की भी और जुडिशरी। तो ये चाहता था कि अलग अलग बंदे हो भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट जज क्यों हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्यों हो। ये दूसरा डिमांडेड जुडिशियल इक्वलिटी बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन जजेस। डिमांडेड जुडिशियल इक्वलिटी बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन जजेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूरोपियन बंदा क्राइम करता और उसको अदालत में लेके जाया जाता तो उसको कौन ट्रायल करता? हाँ, तो वो इंडियन जज उसको वो नहीं कर सकता ट्रायल। तो ये चाहते थे कि इक्वालिटी। हाँ, तो बड़े हो गए इसके थॉट्स, इनफ है इसके रिलेटेड। ठीक है, अब इसको अपोज करने के लिए ग्रुप आता है, लिखो धर्म सभा। (1830) फाउंडेड बाय राधा कांत देव। ये तो आ गया दूसरा ग्रुप। ये क्या करते थे, इनका क्या है मेन आइडिया? राधा कांत देव अपोज्ड रॉय to abolish sati and influence of western education। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, ठीक है। एक और ग्रुप का नाम लिखो, लिखो तत्वबोधिनी सभा। 1839। ये किसने की थी? बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। बस कोई आइडिया नहीं इसका, सिर्फ पता होना चाहिए, तत्वबोधिनी सभा। तो ये बंदा जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है तो बाद में यही बंदा आके कहाँ ज्वाइन हो जाता है? ब्रह्मो समाज में। तो सेम ही टीचिंग्स, ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। अब बंगाल का एक और लिखो, यंग बंगाल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट। कोलकाता में एक कॉलेज था, उधर एक संस्कृत का टीचर था जिसका नाम था हेनरी बिबिन डिरोजियो। 20-25 साल का लड़का था। तो उसके रिलेटेड है यंग बंगाल मूवमेंट। लिखो यंग बंगाल मूवमेंट, आगे डैश डाल के, किसके द्वारा? बाय हेनरी विवियन, VIVIAN, विवियन डिरोजियो, DEROZIO, इन बंगाल। ठीक है, तो लिखो आगे। ये टाइम पीरियड लिखा मूवमेंट का, 1820s to 30s के बीच की बात है ये। लिखो दिस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय एंग्लो इंडियन। हेनरी बिबिन डिरोजियो कौन था? एंग्लो इंडियन। अब मुझे आप बताओ एंग्लो इंडियन कौन होता है? हाँ हाँ, यूरोप का, और एक माँ वगैरह इधर की हो इंडिया की, तो वो एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो लिखो दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय एंग्लो इंडियन हेनरी बिबिन डिरोजियो। ठीक है, ये क्या था? एक डैश डाल के आगे लिख लो, टीचर इन हिंदू कॉलेज।
ही इनकरेज स्टूडेंट्स जहां लिखो ही इनकरेज स्टूडेंट्स और इंस्पायर स्टूडेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव ideas and values of French Revolution। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज पता ही है आपको, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो वो चीजें बच्चों को, ठीक है, तो आगे लिख लो क्या क्या बताता था बच्चों को ये, फ्री थिंकिंग, लिबर्टी, रैशनैलिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें इसने बच्चों के मनों में डाल दी। लेकिन कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है और ये मूवमेंट इसकी फेल हो जाती है, लेकिन असर पड़ा लोगों पे। अब ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ वो लिखो, बाय दे फेल्ड। छोटा सा सर्कल बनाओ, तो उसके 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखो, जो इसके आइडियाज थे ये बड़े रेडिकल थे। अभी हमारी सोसाइटी कहाँ जानती थी यार, जब लिटरेसी रेट 5%, उनको क्या पता लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रैशनैलिटी क्या होती है। तो लिखो पहला पॉइंट, टू रेडिकल आइडियाज, सोसाइटी वाज नॉट रीडिंग एट दैट टाइम। टू रेडिकल आइडियाज, सोसाइटी वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। मैंने रीडिंग बोल दिया था। टू रेडिकल आइडियाज, सोसाइटी वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। दूसरा, और जो आइडिया था ये इसका, तो वो सिर्फ यंगस्टर जो इसके पास पढ़ते थे, पूरी सोसाइटी में थोड़ी था। तो लिख लो, आइडिया कंसंट्रेटेड इन यंगस्टर्स ओनली। तीसरा, अदर्स सोशल ग्रुप्स डिडंट सपोर्ट। ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट लिखो, अब ये बात तो करता था ये सारी, लेकिन बंगाल में पीजेंट्स की तो बुरी दशा थी, इसने पीजेंट्स का इशू कभी नहीं उठाया। ये लिख लो, कुड नॉट रेज इशू ऑफ पीजेंट्स स्ट्रांगली। और लास्ट पॉइंट लिखो, जो इसके आइडियाज थे ये क्या थे, बुकिश आइडिया थे, इंप्लीमेंट करना इनको बड़ा मुश्किल था, ये थ्योरी में ही अच्छे थे। तो लास्ट पॉइंट क्या है, आइडियाज जो है इसके वो बुकिश है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट। अब कुछ लिख लेते हैं, एफर्ट्स लिख लो। अब इसकी एफर्ट्स ऑफ हेनरी विविन गिरोजियो, क्या क्या एफर्ट्स किए थे इसने, क्या क्या डिमांड्स थी इसकी, वो लिख लो। डिमांडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन हायर ग्रेड ऑफ सर्विस। ये तो आपको पता है, अंग्रेजों के टाइम जो इंडियंस होते थे वो मिलिट्री में भी सूबेदार की रैंक से कोई ऊपर नहीं जाता था, ऐसे बड़े सारी जगहों पे सिस्टम था। तो ये इसने डिमांड की कि डिमांडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन हायर ग्रेड ऑफ सर्विस। दूसरा क्या था इसकी डिमांड, प्रोटेक्शन ऑफ रैयत, RYOT, रैयत फ्रॉम ओप्रेसिव जिम्मेदार्स। रैयत किसान ही होते हैं, ठीक, तो प्रोटेक्शन ऑफ रैयत फ्रॉम ओप्रेसिव जिम्मेदार्स। तीसरी डिमांड थी इसकी कि बेटर कंडीशन टू इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, जो इंडियन लेबरर जाते हैं बाहर काम करने उनकी अच्छी कंडीशन। और फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ट्रायल बाय जूरी, पुलिस ही ट्रायल ना करे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिमांडें थी, तो हुए नहीं। अब बंगाल का एक और बंदा था, उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो लिखो उसका नाम,
हम ईस्ट वेस्ट ऐसे कर रहे हैं ना, तो उस एरिया का बंदा भी पढ़ लेना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे लिख लो, रिफॉर्मर ऑफ बंगाल। देखो फर्स्ट पॉइंट इनका, एडवोकेटेड ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट्स। advocated blend of Indian and Western thoughts. He focused on high moral values. In 1850s, he became principal of Sanskrit College. तो 1850 के आसपास कोलकाता में संस्कृत कॉलेज में ये प्रिंसिपल बन गए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया उधर जाके, ट्राइड टू ब्रेक प्रीस्टली मोनोपोली ओवर स्पिरिचुअल या स्क्रिप्चुरल नॉलेज। जो स्क्रिप्चर्स वाला नॉलेज होता था उस पे जो डोमिनेंस थी प्रीस्टली क्लास की, उनको खत्म किया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया उधर जाके, संस्कृत कॉलेज ओपन टू नॉन ब्राह्मण्स। और तीसरा काम किया, इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स। तो ये आगे इसके कुछ पॉइंट्स एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी, वो क्या थी, विडो रीमैरिज वाला केस। तो लिखो, his biggest contribution was that he supported widow remarriage। बोलते हैं इसने अपने पैसों से 20 से 25 लड़कियों की शादी करवाई थी जो विधवा हो चुकी थी, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चे से। his biggest contribution was that he supported widow remarriage। दूसरा पॉइंट, petitions and efforts to have a लॉ ऑन इट। तो इसने बड़ी सारी पैटिशंस लिखी, बड़े सारे एफर्ट्स किए ताकि उस पर लॉ बने, और लॉ बना फिर, ठीक है। जब ये था, जब डलहौजी वगैरह थे, लिखो, ब्रिटिशर पास्ड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856 ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिशर पास्ड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट in 1856 drafted by Lord Dalhousie and passed by Lord Canning। तो इसने अपने टाइम की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की है, इसने वही की है कि जो विडोरी मैरिज वाला एक्ट था ये पास करवा दिया। और राजा राम मोहन रॉय ने सती वाला करवा दिया था विलियम बेंटिक की हेल्प से, तो इन्होंने ये करवा दिया। एक और पॉइंट लिख लो इसका, वर्कड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज टू प्रिवेंट पॉलीगैमी। ठीक है, फिर इसको क्या बना दिया गया बाद में, इंस्पेक्टर बना दिया गया, जो एजुकेशन स्कूल्स वगैरह है उनकी देखभाल करनी है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसने क्या किया था, लिखो, एज ए इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ही established 35 गर्ल्स स्कूल ऑन हिज ओन एक्सपेंडिचर। और लास्ट पॉइंट लिखो, फाइनली ही बिकेम सेक्रेटरी ऑफ बिथोने कॉलेज, BETHUNE, बिथोनी कॉलेज था एक, उधर का सेक्रेटरी। ठीक है, बंगाल वाले खत्म। अब आ जाओ वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे।
पहला लिखो प्रार्थना समाज, PRATHANA, प्रार्थना समाज। एटीन 67 लिख लिया डेट। बंदे लिखो आत्माराम पांडुरंग एंड केशव चंद्र सेन। ठीक है, दो बंदे थे। मेन बंदा कौन था? आत्माराम पांडुरंग। किसकी हेल्प से उसने बनाया? केशव चंद्र सेन की हेल्प से। अब लिखो 4 एजेंडाज ऑफ प्रार्थना समाज। इनके एजेंडाज क्या थे? पहला एजेंडा क्या था? डिस अप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। दूसरा क्या था? वुमेन एजुकेशन। तीसरा था विडो रिमैरिज। और फोर्थ था रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये 4 बातें आपको इनकी याद रखनी है। डिस अप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, दूसरा वुमेन एजुकेशन, तीसरा विडो रिमैरिज, फोर्थ क्या था? रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। एक होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेस्ट की। दूसरी लिखो परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, लोकेशन बॉम्बे, डेट 1849, और बंदे का नाम है जिसने एस्टैब्लिश की थी दादोबा पांडुरंग। DADOBA, दादोबा पांडुरंग। PANDURANG। ये वही है जो पीछे नहीं पड़ा हमने, आत्माराम पांडुरंग, उसका बड़ा भाई था। इसने बनाई थी परमहंस मंडली। ठीक है, अब एक और बंदा लिखो, बाल शास्त्री जाम्बेकर, JAMBAKAR। इसका टाइम पीरियड है 1812 से लेके 1406 तक। हाँ, 1812 से लेके 46 तक। इसको बोला जाता है पाइनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। तो ये जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिज्म के थ्रू रिफॉर्म्स लाने की इसने कोशिश की। तो इधर तक लिख दिया, पाइनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखना है कि ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म। नेक्स्ट लिखो, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर दर्पण in 1832, known as a father of Maratha journalism। दर्पण, दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, याद रखना इसने। और इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मराठा जर्नलिज्म। बस इतना ही बड़ा है इसके बारे में। ऐसे इसके बारे में बड़ी जानकारी है, और क्या फायदा उसका। नेक्स्ट लिखो सत्यशोधक समाज। एटीन 73,
बाय ज्योतिबा फूले प्लस उसकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। हाँ हाँ इंडिया। कल लिखो द मेन एम्स ऑफ दिस मूवमेंट। पहला लिखो सोशल सर्विस, दूसरा एम था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ज्योतिबा फुले एडवोकेटेड वर्शिप ऑफ राजा बाली इंस्टेड ऑफ राम। राजा बाली, बाली पता कौन था जिसको राम ने चोरी से मारा था? हाँ हाँ ठीक है। तो इन्होंने चक्कर पता गया, असल बात ये है कि जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने हिंदुइज्म के सारे जो वेदास उपनिषद वगैरह सब पढ़े और इनको ये बात पता चल गई कि जितने भी ये स्क्रिप्चर्स हैं उधर तो कास्ट सिस्टम का कहीं मेंशन ही नहीं है, कास्ट तो है ही नहीं कहीं भी लिखी हुई। तो फिर उन्होंने अपोज किया था इस चीज को, ठीक है। लिखो ही एम्ड कंप्लीट वायलेशन of caste system and socio-economic inequalities. He was against Sanskritic Hinduism. अब ज्योतिबा फुले क्या चाहते थे कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम ना रहे और हिंदुइज्म सिर्फ संस्कृत वाला हिंदुइज्म ना हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने दो किताबें लिखी थी, एक मतलब एक जर्नल था इनका और एक किताब थी। किताब है इनकी गुलामगिरी, बड़ी फेमस किताब है, लिखो हिज वर्क्स। इनके वर्क्स कौन कौन से हैं? एक है सर्वजानिक सत्यधर्मा और दूसरी है गुलामगिरी। सर्वजानिक सत्यधर्मा, SARVAJANIK, सार्वजनिक सत्य धर्मा। और दूसरी किताब कौन सी है इनकी? गुलामगिरी। बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कॉमन मासेस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ही ओपनड ए होम फॉर widows in 1854। तो विडोज के लिए इन्होंने घर बनाया था, इन्होंने और इनकी वाइफ ने मिलकर। नेक्स्ट लिखो, ही अवॉर्डेड द टाइटल महात्मा फॉर हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। तो महात्मा का टाइटल इनको इनके सोशल रिफॉर्म्स के कामों के लिए ही मिला है, ठीक है। चल गया पता? बस इतना ही करते हैं अभी इनके बारे में। नेक्स्ट बंदा लिखो, गोपाल देशमुख। गोपाल देशमुख, सोशल रिफॉर्मर्स एंड रैशनलिस्ट। आगे लिख लो, ये क्या था? एक सोशल रिफॉर्मर था और रैशनलिस्ट। अब देखो चक्कर क्या था कि जो गोपाल हरि देशमुख था ये क्या था? कि जज था और काम किसके लिए करता था? ये ब्रिटिश राज के लिए करता था। लेकिन अब ये क्या करता था? एक वीकली जर्नल था प्रभाकर, उधर ये लिखता था, लेकिन उधर अपना असली नाम नहीं लिखता था। उधर क्या लिखता था? लोकहितवादी, वो इसका टाइटल है। तो गोपाल हरि देशमुख को और क्या बोला जाता है? लोकहितवादी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसकी कि लोकहितवादी किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लिखो, ही वॉज ए जज
अंडर ब्रिटिश राज बट रोट फॉर ए वीकली प्रभाकर PRABHAKR अंडर द पेन नेम ऑफ लोक हितवादी। प्रभाकर एक न्यूज़पेपर था, उसके लिए लिखता था, पेन नेम क्या था इसका, लोकहितवादी। आइडियाज क्या थे, आइडियाज पहला आ गया ह्यूमनिज्म, दूसरा आ गया सेक्युलर वैल्यूज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आज तक किसी ने नहीं बोली, वो इसने बोली, रिलीजन को डैश ऐसे लिखो आगे। रिलीजन पे सबसे बोला जो कैंट बात वो है, लिखो इफ रिलीजन डज नॉट इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ रिलीजन डज नॉट सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। तो अगर आपका रिलीजन आपको रिफॉर्म्स करने की इजाजत नहीं दे रहा है तो चेंज कर लो, बदल दो, ठीक है। किताबें पढ़िए इनकी, ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश, लोक हितवादी, वो रख लिखनी है तो लिखो, नहीं तो नहीं, ठीक है। एक और आ जाओ नेक्स्ट, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन 1866 से लेके 1866 से लेके 1915 तक। ये किसने फाउंड की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ये पता है आपको गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के गुरु थे, पॉलिटिकल। ये महात्मा गांधी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे। देख लो फिर, टीचर का कोई रोल नहीं है, टीचर दोनों का सेम है, एक ने पार्टीशन करवा दी तो एक ने वो, दोनों का सेम गुरु था पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल गुरु, ऐसे गुरु नहीं, पॉलिटिकल गुरु हैं। ये आपको पता है इंडिया में जब पहले स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज क्या होता है, सेल्फ रूल, तो उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, जिन्ना ने। बाद में इसी स्वराज की, जो आप नेहरू की बात कर रहे हैं वो पूर्ण स्वराज है, वो आजादी वाली बात। स्वराज पहले 1905 की बात, जब स्वराज शब्द शुरू हुआ था कि सेल्फ रूल होना चाहिए अंडर द डोमिनियन ऑफ, तो वो जिन्ना ने किया। कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, वो हुआ कि जिन्ना को आइडियोलॉजी नहीं, इसको फिर कोई देखता ही नहीं था, ये काबिल बंदा था जिसको साइड लाइन करते गए, साइड लाइन करते गए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये लास्ट तक ठीक था, इसने पार्टीशन भी नहीं करनी थी। एक बार, हाँ एक बार महात्मा गांधी ने बुलाया जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने बोला कि मैं जिन्ना को मना लूंगा, मैंने मना लिया जिन्ना को कि पार्टीशन नहीं, बस उसको पीएम की पोस्ट देनी है। वो नेहरू बोलता इसको पीएम की पोस्ट, मैं इसको चपरासी ना रखूं। तो उधर से फिर वो बड़ा बोलते हैं हर्ट हुआ था, फिर उसने बोला था कि बेस्ट ऑप्शन है, और बोलता था कि पार्टीशन मैंने और मेरे टाइपराइटर, सिर्फ दो बंदों का रोल है पार्टीशन करने में, पाकिस्तान बनाने में, और किसी का रोल नहीं है, एक जिन्ना का और जो एक उसका जो टाइपर था लिखने वाला, सिर्फ दो बंदे। और उसने ये भी बोला था कि पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं हुआ है, ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ ना, ब्रिटिश इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त, इंडिया तो 15 अगस्त को हुआ, वो 14 अगस्त। तो छोड़ो पर है इसको। गोपाल कृष्ण गोखले की ये सोसाइटी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये एक क्या थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। सीक्रेट सोसाइटी मतलब ओपन नहीं थी। इधर क्या तैयार किए जाते थे, फ्रीडम फाइटर्स जो आने वाली मूवमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सीक्रेट सोसाइटी थी, बस इसका वो याद रखो, कुछ नहीं हो। एम ऑफ द सोसाइटी लिख लो, टू प्रिपेयर नेशनल मिशनरीज।
दूसरा टू बिल्ड ए कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर हु कंट्रीब्यूट टू नेशन। तो क्या एम है इसके? टू प्रिपेयर नेशनल मिशनरीज, दूसरा टू बिल्ड ए कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स हु कंट्रीब्यूट टू नेशन। बस बड़ा इतना, इस पे कोई सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे एक बंदा और लिख लो, लिखो गोपाल गणेश अगरकर। गणेश अगरकर ये क्या था? ये भी एक एजुकेशनिस्ट था और सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। ही बिलीव इन ह्यूमन रीजन एंड क्रिटिसाइज्ड द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। गोपाल गणेश अगरकर एक एजुकेशनिस्ट था और एक सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट लिखो, ही बिलीव इन ह्यूमन रीजन एंड क्रिटिसाइज्ड द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। नेक्स्ट लिखो, ही वॉज को फाउंडर ऑफ इंग्लिश स्कूल, दूसरा फिर कॉमा डाल के द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और तीसरा फर्गुसन कॉलेज। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी महाराष्ट्र की एक, और एक फर्गुसन कॉलेज है, पता है, मुंबई का फेमस, महाराष्ट्र का, उधर का ये प्रिंसिपल। अब आपने सुना होगा कि लोकमान्य जो तिलक थे उनके न्यूज़पेपर थे केसरी और मराठा, तो केसरी का फर्स्ट एडिटर थे ये था, ठीक। देखो, ही वॉज फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, द जर्नल बाय बाल गंगाधर तिलक। बस इतना ही याद रखो इसका। अब लिखो पैन इंडिया लेवल मूवमेंट्स जो हुई उनके बारे में थोड़ा। दो ही हैं, एक आर्य समाज और एक रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो रामकृष्ण मिशन। पता है किसने स्टार्ट किया था? विवेकानंद, ठीक है। तो लिखो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। कलकत्ता का दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, उधर के वो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। बोलते बहुत खतरनाक लेवल के पुजारी थे वो, ठीक है। सारे रिलीजनों का उनको नॉलेज था, सारे रिलीजनों को उन्होंने प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस मतलब कुछ दिन हिंदू रह के, कुछ दिन मुस्लिम रह के, क्रिश्चियन, उनकी सारा सब कुछ, वो बहुत खतरनाक था। तो रामकृष्ण मिशन ये 1800 मतलब 1880s में शुरू हुआ था। बाय किसने किया था? विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, चल गया पता रामकृष्ण किशन मिशन क्या है? 1880 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? ये आ गया फैक्ट। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस फिलॉसफी वो लिख लो थोड़ी सी। वो किस बारे में बात करते थे? रामकृष्ण परमहंस वो किस बारे में, उनकी क्या फिलॉसफी थी? पहले लिखो, ही टॉक्स अबाउट फंडामेंटल वननेस।
ही टॉक्स अबाउट फंडामेंटल वननेस। इसके आगे डैश डाल के लिखो ऑल रिलीजन्स आर सेम। ठीक। दूसरा इनका कोट बड़ा फेमस है, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। हिज वर्ड्स, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। ये कोड का यूज कर सकते हो आप कभी इनका। ठीक है। नेक्स्ट लिखो ही टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म कॉमा मेडिटेशन एंड भक्ति एंड काउंटर्ड इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। किसको अपोज करते थे ये? वेस्टर्नाइजेशन को। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्वामी विवेकानंद। ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है। ही स्टार्टेड प्रीचिंग द आइडियाज ऑफ परमहंसा। ये अपने गुरु के आइडियाज को प्रीच करते थे। ठीक है। ही स्टार्टेड प्रीचिंग द आइडियाज ऑफ परमहंसा इन 1893 डैश वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। attended by Vivekanand. Where he discussed Vedanta philosophy. जब इनको बाल जो शिकागो में रिलीजन की पार्लियामेंट थी उधर बुलाया गया तो इन्होंने क्या स्पीच दी थी उधर? उन्होंने ये स्पीच दी थी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका कंसेप्ट है मटेरियलिज्म और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसका कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म। तो हमें जरूरत है मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म को ब्लेंड करना, मिक्स दोनों को। तो ये तभी लोग बड़े खुश हुए थे उधर। ये नहीं सोचना कि उन्होंने बोला था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इससे तालियां बजी थी, नहीं। उन्होंने दो फिलॉसफियों को जो कोर वैल्यूज है उनको मिक्स करने की बात की। हाँ, मिक्स। ठीक है। तो ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म, वो बात की गई थी उस शिकागो की पार्लियामेंट। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी। पहला पॉइंट, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट ह्यूमनिज्म प्लस सोशल जस्टिस। He used to talk about humanism plus social justice. Humanism होता है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच किसी भी चीज को लेके। दूसरा पॉइंट, सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ जीवा, मतलब समझे बात? मतलब किसी भी लिविंग बीइंग्स की आप अगर सेवा करते हो तो शिव की बराबर है। तीसरा पॉइंट है इनका फिलॉसफी ऑफ वेदांता। फोर्थ पॉइंट, ये कौन है? प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म। नियो हिंदुइज्म, नियो हिंदुइज्म पता किस चीज को बोलते हैं? वही जब दो को मिक्स कर दिया,
वेस्ट मटेरियलिज्म और नियो बोलते हैं उसको, न्यू नहीं बोलते, नियो। ठीक है, ये आगे इनकी फिलॉसफी। अब लिखो इनके आइडियाज। आइडियाज क्या है? पहला आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। दूसरा, he advocated teachings of गीता एंड उपनिषद्स। ठीक है, फिर लिखो he opposed caste based discrimination, opposed untouchability, ठीक है। और सोशल सर्विस में क्या आता है इनका? रामकृष्ण मिशन 1898 एग्जैक्ट डेट है, 1898 में स्टार्ट किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन जो ये क्या करता है, इनके क्या क्या चीजें आपने देखी आज तक? देखा कुछ इनका रामकृष्ण मिशन वालों का? हॉस्पिटल देखे इनके? हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, हाँ तो वो लिख लो। हाँ, सोशल सर्विस में हेल्थ, एजुकेशन और लाइब्रेरीज होती हैं। और जब कहीं डिजास्टर होता है तो ये रामकृष्ण मिशन वाले रिलीफ वर्क भी चलाते हैं। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, याद रखना, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। $1875 बॉम्बे, लेटर शिफ्टेड इज हेडक्वार्टर टू लाहौर। तो आर्य समाज कब बना था? 1875 में बना था। कहाँ बना था? बॉम्बे में बना था, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, चल गया बता। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, इनका असली नाम तो मूला शंकर वगैरह वो था कुछ, ठीक है। स्टार्टिंग से ही इन्होंने कौन सी लाइफ जी? एसेटिक लाइफ, एक साधु की लाइफ, ठीक है। तो वही है, हम वो देखेंगे। और मैं वही ऐसे बता रहा हूं, मैं आपको जो मैंने आपको लिखाया वो वही है कि आर्य समाज कब बना? 1875 में बना, बॉम्बे में बना, और उसका हेडक्वार्टर लेटर शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? लाहौर। नेक्स्ट लाइन लिखो, आर्य समाज वॉज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बिकॉज स्वामी जी वॉन्टेड टू रिवाइव हिस्ट्री, गो बैक टू वेदास। ये इनका नारा था, पता है इनका स्लोगन था कि गो बैक टू वेदास, और दूसरा स्लोगन क्या था इनका? इंडिया ओनली फॉर इंडियंस। दो स्लोगन है इनके बड़े फेमस। तो ये एक प्रकार से कौन से थे? कौन सी मूवमेंट थी? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। अब छोटा सा कंसेप्ट लिखेंगे हम, फिलॉसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्कल डालो एक छोटा सा, और उसमें 3-4 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, एक्सेप्टेड मॉडर्निटी। स्वामी जी को मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं बोला उन्होंने। दूसरा पॉइंट, ही स्ट्रांगली अपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ माया, इल्यूजन। ठीक है, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते थे। दूसरा, किसको अपोज करते थे? माया। तीसरा पॉइंट लिखो, गॉड, सोल एंड मैटर, ये तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, सोल एंड
मैटर। तो ये उल्टा हो गया सिस्टम, क्योंकि वेदांता वाले ये नहीं बोलते, पता है ना आपको, शंकराचार्य बोलता है मैं ही वो ब्रह्म हूं, सब कुछ वो एक ही है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, गॉड, सोल और मैटर अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज है। Every individual will have to work for his or her salvation. Next, every individual will have to work for his या फिर हर salvation, मोक्ष के लिए उसको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, he opposed the concept of नियति and कर्मा। तो ये कर्म को भी नहीं मानते और नियति को भी नहीं मानते। ठीक है, तो बड़ा है यार इनका, और कितना डिटेल में पढ़ेंगे हम, वो रहने देते हैं। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन हर जगह है। ठीक है, पता ना आपको, ये शादियां भी करवाते हैं आर्य समाज वाले, ये इन्होंने, इनके स्कूल इतने हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, गुरुकुल सिंह के, बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। वो जब आप कभी रीड करोगे तो वो याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 दो लोगों ने बनाई थी ये, मैडम HP ब्लावत्स्की और दूसरा था कर्नल HS ओलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल THEOSOPHICL, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, फाउंडेड बाय मैडम MADAM मैडम, फिर लिखो HP, फिर लिखो BLAVATKSY, और दूसरा बंदा है कर्नल HS ओलकॉट, COLONAL, फिर लिखो HS, फिर लिखो ओलकॉट। ये दोनों बाहर के बंदे। ठीक है, ये कहां बनी थी, न्यूयॉर्क में बनी थी। लेटर 1886 ऑफिस शिफ्ट टू अडियार जगह है मद्रास में, और इधर एनी बेसेंट ने इसको ज्वाइन किया था। थियोसॉफी का मतलब क्या होता है वो लिख लो अब। थियोसॉफी होती क्या है, टीचिंग अबाउट गॉड इन मिस्टिकल मैनर। तो क्या मतलब हुआ, टीचिंग अबाउट गॉड इन मिस्टिकल। तो ये दो बंदे जो थे, ये इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं पुराने, इन्होंने पढ़े होंगे इनके संस्कृत, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। तो हिंदुइज्म के आइडिया प्रीच करते थे ये USA वगैरह उधर, लेकिन बाद में फिर इंडिया ही आ गए। ठीक है, और एनी बेसेंट भी इधर ही इनकी ऑर्गेनाइजेशन की थी, तो उसने भी देखो फिर कितना कुछ किया इंडिया के लिए। तो ये वही, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। साउथ इंडिया की मूवमेंट्स आ जाओ भाई, हेडिंग दो साउथ इंडियन मूवमेंट्स। 3 है, जस्टिस पार्टी है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, और SNDP मूवमेंट है। पहले लिखो SNDP मूवमेंट 1880s इन केरला। फुल फॉर्म लिख लो इसका, ऐसे SNDP का लिखो, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम मूवमेंट। श्री नारायण गुरु, उस बंदे ने शुरू की थी SNDP मूवमेंट केरला में। ठीक है, अब देखो इनकी हम को टीचिंग सी लिखेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ। ये जो नारायण गुरु था, ये कौन था, एक कम्युनिटी थी केरला की, इजवा, EZHA, इजवा कम्युनिटी थी। ये क्या थे, अनटचेबल कम्युनिटी थी केरला की। ठीक है,
तो इनको ना ही पढ़ने का अधिकार था और ना ही टेम्पल एंट्री का अधिकार था। लेकिन जो इजवा कम्युनिटी थी ये 26% ऑफ द पॉपुलेशन, इनको ना टेम्पल एंट्री का अधिकार था ना एजुकेशन का, अनटचेबल थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये इन्होंने मूवमेंट चलाई, किसने, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, तो डिमांड्स लिखो, डिमांड्स क्या थी इनकी, एडमिशन इन पब्लिक स्कूल्स टू इजवास, EZHAVAS, इजवास, ये क्या चाहते थे, एडमिशन हो पब्लिक स्कूलों में। दूसरा, रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तीसरा, एंट्री टू टेम्पल एंड टेम्पल रोड्स। और फोर्थ डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही लिखना है इसका। नेक्स्ट मूवमेंट लिखो, जस्टिस मूवमेंट। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट टाइम पीरियड 1916। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से हैं, पी त्यागराज, TM नायर, हेलो, मैं क्लास में हूँ, बात में करना है। हाँ मैं बता रहा हूँ लीडर, पी त्यागराज, TM नायर, और तीसरा है CN मुदलायर, MUDALIAR। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी। पहला क्या है, पी त्यागराज, दूसरा TM नायर NAIR, तीसरा CN मुदलायर MUDA मुदा LIAR। डिमांड क्या है, डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू नॉन ब्राह्मण्स। हेलो, क्या डिमांड है, ब्राह्मण्स, बस इतना लिखो। नेक्स्ट लिखो, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन केरला 1924। इसको क्या बोला जाता है, और बाइकॉम सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज BAIKOM, बाइकॉम सत्याग्रह। नाम से पता चल रहा है आपको कि जो अनटचेबल क्लास थी उनकी डिमांड थी कि वो शिव जी का मंदिर था बाइकॉम मंदिर, उधर दर्शन करने उनको परमिशन मिलनी चाहिए। तो पहले नहीं था, और इन अनटचेबल जो लोग होते हैं उनको अलाउड भी नहीं होता था मंदिर बनाना। तो इन्होंने क्या किया, जो भी नारायण गुरु उनको लीड कर रहे थे, इन्होंने खुद का एक टेम्पल बनाया, उधर एक शिवलिंग वगैरह रख दिया और पूजा करना शुरू कर दी। तो इधर से मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर धीरे 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 जाके क्या हुआ कि जो ट्रावनकोर के महाराजा थे उन्होंने ओपन कर दिए मंदिर सारों के लिए, आगे जाके टाइम लगा पर। तो ये है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इसको बोलते हैं बाइकॉम सत्याग्रह। नेक्स्ट लिखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये चली थी मद्रास में 1925 में। स्टार्टेड बाय EB रामास्वामी नायकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ चली, मद्रास में 1925 में। किसने चलाई थी, EB रामास्वामी नायकर, NAICKR है कुछ ऐसे, ठीक है, नायकर। इसी को मुझे लगता है पेरियार बोलते हैं, जो पेरियार था यही था।
ठीक है, टाइटल है इस बंदे का, खतरनाक बंदा है ये। ठीक, तो इतना याद रखो। क्या था? दे अपोज्ड ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड ऑर्गेनाइज्ड मैरिज विदाउट ब्राह्मण priest. They opposed Brahminical religion and organized marriages without Brahmin priest. साउथ इंडिया वाली खत्म हो गई। नेक्स्ट लिखो देव समाज। ठीक है, 1887 लाहौर जगह, फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्निहोत्री बस नाम याद रखना। ठीक है, टीचिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है। अब लिखो मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट। पहले लिखो बहावी, WAHABI बहावी, जहां बलीबुल्ला मूवमेंट 1820। अब्दुल बहाब एक सूफी संत हुआ करता था सऊदी अरेबिया का, तो उसने शुरू की थी बहाबी मूवमेंट। लेकिन इंडिया में इस मूवमेंट को लेके कौन आया था? शाह बलीबुल्ला। तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? बलीबुल्ला मूवमेंट भी बोलते हैं। तो बहाबी मूवमेंट या फिर बलीबुल्ला मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी 1820 में। तो लिख लो, इन इंडिया शाह बलीबुल्ला started this movement in Delhi. ठीक है, दो लीडर हैं, सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज। ये तीन बंदे थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया था इस मूवमेंट को। शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। लेकिन शुरू किसने की थी? शाह बलीबुल्ला ने, दिल्ली से। तो अब्दुल अजीज और शाह अहमद बरेलवी पॉपुलराइज दिस मूवमेंट। आइडियाज लिखो, आइडियाज क्या थे इनके? पहला लिखो, दे टॉक्ड अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। दे टॉक्ड अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। इसका मतलब ये क्या हुआ? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट नहीं, पीछे जा रहे हैं। ठीक। दूसरा, दे वांट टू गो बैक टू प्योर इस्लाम। और सबसे खतरनाक बात इनकी, तीसरा पॉइंट लिखो, दे वांटेड इंडिया टू बी ए दार उल इस्लाम। क्या चाहते थे? इंडिया क्या बन जाए? दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ इस्लाम। फ्रॉम दारुल हरम, दार उल हरम। ये क्या बोलते थे? इंडिया क्या है? दारुल हरम, लैंड ऑफ काफिर।
हाँ, ठीक है। तो ये बोलते तो दारुल हर्ब होता है लैंड ऑफ काफिर्स। तो चाहते क्या थे कि इंडिया में रहने वाले ये लोग जो हैं वो क्या है, काफिर्स है, और इंडिया क्या है, लैंड ऑफ काफिर्स, दारुल अरब। हम क्या बनाना चाहते हैं इंडिया को, लैंड ऑफ दारुल, क्या बोलते हैं इसको यार, दारुल इस्लाम। ठीक है, तो ये इनकी, तभी जो इंडिया में इनके फॉलोअर्स हैं आज भी हैं, वो गलत बुलत मैसेज, जिहाद, ये कंसेप्ट वगैरह, अलग अलग स्कूल है, वो इधर से ही निकले। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये मेन कुरान हदीस और शरिया लॉ वाले बंदे हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इनका। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इनका। नेक्स्ट लिखो अलीगढ़ मूवमेंट। 1875 बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इनके थोड़े बहुत आइडियाज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पता चल गया कि कौन किसकी है, सर सैयद अहमद खान की, 1875। अब ये कैसी मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट। ये चाहते थे कि जो मुस्लिम है, इंडिया मुस्लिम सेक्शन, वो वेस्टर्न एजुकेशन ले, ना कि मद्रासों वाली पुरानी ही एजुकेशन पे टिके रहे। इससे क्या होगा कि गैप पड़ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी सेक्शन हैं वो नौकरी लेंगे तो जनरेशनल गैप पड़ जाएंगे, तो मुस्लिम पीछे रह जाएंगे, ये वो बोल रहे थे। लेकिन मुस्लिम सेक्शन के बड़े सारे स्कूल्स थे जो ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा इशू कर दिया कि ये भाई वो धर्म वाला उस सिस्टम आ गया। ठीक है, तो लिखो हिज आइडियाज इन ए मैगजीन। ये एक मैगजीन लिखते थे, तो उसमें इनके सारे आइडियाज हैं। आइडियाज हैं, ठीक है। हिज आइडियाज इन ए मैगजीन, मैगजीन का नाम क्या है, तहीब उल अकलक, THDIB, तहदीब उल अकलक। ये किताब मेंशन कर देना, आप करनी होगी इनकी। ठीक है, तो इसमें इनके आइडियाज थे। अब क्या क्या आइडियाज हैं वो लिखो। पहला आइडिया क्या है, यूनिटी अमंग रिलीजन। ठीक है, दूसरा, एडवोकेटेड मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन। तीसरा, इंस्पायर्ड मुस्लिम्स टू हैव ए education, university and job first and not to participate in politics। तो ये मुस्लिम्स को क्या बोलते थे कि पढ़ो और जॉब लो, ना कि जो मूवमेंट्स चलती हैं कांग्रेस का साथ वगैरह मत दो। ठीक है, ही ओपनड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875, लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था अलीगढ़ में 1875 में, तो 1920 में वही कॉलेज क्या बन गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब वुमेन्स के बारे में इनका क्या व्यू था वो लिखो। इसमें लिखो, ही यूज्ड टू बी ए
मॉडर्निस्ट, इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन ऑफ वुमेन। दूसरा अपोज्ड पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, एंड एडवोकेटेड इजी डाइवोर्स फॉर वुमेन। opposed polygamy, पर्दा system and advocated easy divorce for women। ये पता ना आपको डाइवोर्स वाला सिस्टम बड़ा गंदा उधर पहले था 3 तलाक, लेकिन उसके बाद अगर वो औरत को फिर शादी करनी है फिर हलाला सिस्टम वगैरह, वो बड़ी गंदी चीज है। ठीक है, तो वो इतना ही बड़ा है इनका। ठीक है, फिर लिखो देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट 1867, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। These people followed teachings of Quran. This movement started to counter Aligarh movement. ठीक है, इन्होंने ही फतवा इशू किया था किसके अगेंस्ट? अलीगढ़, जो लीडर था। ठीक, सर सैयद अहमद खान। तो प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन से थे? राशिद अहमद गंगोई, GANGOHI, और दूसरा है मोहम्मद कासिम नानोतवी, NANOTAVI, राशिद अहमद गंगोई, और दूसरा मोहम्मद कासिम नानोतवी, NANOTAVI। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अहमदिया मूवमेंट। 1889 started by Mirza Ghulam Ahmad, based on liberal Islamic principles। इतना बड़ा है। अहमदिया मूवमेंट 1889 started by Mirza Ghulam Ahmad, based on liberal Islamic principle। ठीक है, अब 2 रह गई पारसी मूवमेंट्स और 2-3 रह गई सिख। नेक्स्ट लिखो पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट। कुछ नहीं लिखना, बस लीडर और नाम। पहले लिखो रहनुमाई, रहनुमाई, RAHNUMAI, रहनुमाई। मजा, MAZADASANAN, मजदासन सभा, रहनुमाई मजदासन सभा। 1858 बाय दादा भाई नरोजी, KR कामा, SS बंगाली, एक्सेट्रा। ये बड़े सारे लीडर्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? रीस्टोरेशन ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। आइडियाज प्रोपोगेटेड इन न्यूज़पेपर। जिस न्यूज़पेपर में इनके आइडियाज आते थे उसका नाम था रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ये न्यूज़पेपर का नाम, जहां इनके आइडियाज आते थे, रस्त गुफ्तार। ठीक है,
RAST रस्त गुफ्तार। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ट्रूथ टेलर। अब आइडियाज क्या थे? अपोज्ड पर्दा सिस्टम, और दूसरा क्या था कि इनकी डिमांड थी कि रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, बड़ा इतना इनका। दूसरी मूवमेंट लिखो इनकी, सेवा सदन। सेवा सदन मूवमेंट। लीडर बहरम जी, BEHRAMJI, बहरम जी। M मालवरी, MALABARI, 1908। जहां आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो BM मालवरी। तो इन्होंने ये शुरू की थी, और इन्हीं की इस मूवमेंट की वजह से जो शादियों वाली एज है ना वो बड़ी थी, इस बंदे के बदौलत। लिखो किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज अमंग हिंदूज। तो लिखो नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो एक कानून आया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इसमें लिखा था कि एज ऑफ कंसेंट डिक्लेयर्ड एज 12 ईयर फॉर गर्ल्स। तो 12 साल से नीचे की लड़की से शादी नहीं की जा सकती। ये कब आया था? 1891। उससे पहले हो जाती थी। ठीक, अब आओ सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। मैंने सोचा था मैं आपको इतनी करवाऊंगा ही नहीं, लेकिन मैं सारी करवा दी लग ये सारी करवा दी। अब इम्पोर्टेंट क्या रहा इसमें? ये यार, ये पता कैसी चीजें, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, तो फिर ये पढ़नी ही पड़ेंगी। बच्चे पता क्या फोकस करते हैं आगे, 1905 से आगे, उधर से क्वेश्चन नहीं डालते आजकल, क्वेश्चन पीछे से आते। हाँ, किसी को नहीं। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में लिखो, पहली मूवमेंट निरंकारी मूवमेंट 1840s में बाबा दयाल दास ने स्टार्ट की थी। दयाल दास। He opposed idol worship, opposed Brahmin priest. ठीक, तो निरंकारी का मतलब आपको पता चल गया होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि गॉड एज ए निरंकार, फॉर्मलेस गॉड है, तो आइडल वर्शिप करने की जरूरत वगैरह नहीं, तो इतना पढ़ना ही नहीं है इसका। नेक्स्ट लिखो नामदारी मूवमेंट, NAMDHARI, नामदारी मूवमेंट, फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह, 1857 इन पंजाब। तो नामदारी पता कौन बंदे होते हैं? जो गुरुबानी डिसाइड करते हैं, उनको बोलते हैं नामदार। ठीक है, लिखो नामदारी हैव टू बेयर 5 सिंबल्स ऑफ सिखिज्म विद ओनली एक्सेप्शन ऑफ कृपान। चक्कर ये है कि जो नामदारी है वो कृपान नहीं लेते, बाकी सब कुछ पहनते हैं वो। नामदारी हैव टू बेयर 5 सिंबल ऑफ सिखिज्म विद ओनली एक्सेप्शन ऑफ कृपान।
अब 5 सिंबल कौन कौन से हैं देखो, केश, कांगा, कड़ा, लाठी और कच्छा। They used to recite Gurbani, not believed in tombs, ideals, graves, trees and snakes. They recite Gurbani. और नेक्स्ट क्या है, नॉट बिलीव्ड इन टॉम्स। टॉम्स पता है आपको क्या होते हैं, ये दरगाह मकबरे वगैरह। आइडियल्स, ग्रेव्स, ग्रेव्स कब्रें, ट्रीज, स्नेक्स एटसेट्रा। ट्रीज वर्शिप भी होती है ना, स्नेक्स वर्शिप भी होती है, तो वो ये नहीं मानते, सिर्फ गुरबानी साइड करते हैं बस। नेक्स्ट लिखो सिंह सभा मूवमेंट। बिगेन इन अमृतसर इन 1873। इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू सिख और दूसरा था टू काउंटर कन्वर्जन ऑफ सिख्स। एस्टैब्लिश्ड खालसा कॉलेज एंड आस्क टू फॉलो टीचिंग्स ऑफ गुरुज। टू फॉलो टीचिंग्स ऑफ गुरुज। शुक्र है खत्म हुई हो। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इनके रिलेटेड, इनके पॉजिटिव लिखेंगे और इनके नेगेटिव, बस खत्म। फिर इतना ही पढ़ेंगे आज, ठीक है, कल से फिर आगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स वही 5-5 या 4-4 लिखनी। पॉजिटिव्स क्या है, पहले लिखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सारों के। पहला क्या आ जाएगा, प्रोपोगेटेड मॉडर्न आइडियाज लाइक रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म और मॉडर्निज्म। तो ये जितनी भी रिफॉर्म्स मूवमेंट थी ये किस पे फोकस्ड थी, रैशनलिज्म पे थी, ह्यूमैनिज्म पे थी, ह्यूमैनिज्म और तीसरा मॉडर्निज्म। दूसरा इनका पॉजिटिव क्या था, अटैक्ड एग्जिस्टिंग सोशल इवल्स इन रिलीजन एंड सोसाइटी। इन्होंने हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां थी उन पे अटैक किया, मतलब अटैक किया उनको। तीसरा प्रमोशन ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, तो नई नई लैंग्वेजेस आई फिर। राइज ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, मिडिल क्लास इंटेलिजेंट एशिया, INTELLIGENTIA। ठीक। नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ आवर कल्चरल रूट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, डिक्लाइन अनटचेबिलिटी। और लास्ट, क्रिएटेड बेस फॉर फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स। ये आगे सारे पॉजिटिव्स। पहला नेगेटिव लिखो, नैरो सोशल बेस। नैरो सोशल बेस, इसका मतलब जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं को पता चलती थी इनकी टीचिंग। जो पीजेंट्स हैं, किसान है जो खेतों में काम करते हैं, उनको कहाँ पता चल रहा है रैशनलिज्म क्या होता है ठीक है। तो नैरो सोशल बेस लिमिटेड टू एजुकेटेड क्लास ओनली एंड could not reach up to peasants and poor। दूसरा नेगेटिव क्या था कि डिफरेंट रिफॉर्म मूवमेंट फ्रॉम
different reform movements for different religion leads to cultural division of India. तो हर रिलीजनों में क्या हो रहा था, अलग अलग मूवमेंट चल रही है, तो उससे क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा है इंडिया का। ठीक है, बेशक रिलीजनों में सुधार हो रहा है, लेकिन एज ए होल इंडिया उधर तो डिवीजन हो रहा है ना। ठीक है, तीसरा, ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिंडर्ड फ्यूचर ग्रोथ। कई कई मूवमेंट्स ऐसी हैं जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, वो ज्यादा ग्लोरीफाई कर रही है पास्ट को। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हिंडर हो रही है, यही मतलब होता है। ठीक है, ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। बस पढ़ा है। मैंने आपको वो बुक वीमेंस वाली नहीं करवाई है, वो आपने पढ़नी है घर जाके, एक दो ऑर्गेनाइजेशन 3-4 पे पढ़ लेना। ठीक है, जैसे सावित्री बाई फुले का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनी बेसेंट का, वो आगे आ जाएगा यार, छोड़ो परे। ठीक है, हाँ ठीक है, एक दो और पढ़ लेंगे। सरला देवी चौधरानी थी एक, उसका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा है, तो वो, पर वो आप कोई ना कोई किताब तो पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम वगैरह, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो प्योर मेंस वाला होगा, अब प्री वाला कोई फैक्ट नहीं कल के बाद। ठीक है, कोई फैक्ट नहीं, बस जो चीज पढ़ेंगे उसका ये एक फैक्ट, बाकी उसका पूरा मेंस वाला।